नमस्ते सर। आज के करेंट अफेयर्स में क्या खास है? नमस्ते। आज हम भारत इथियोपिया संबंधों, ब्रिक्स के विस्तार और संसदीय विशेषाधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत और इथियोपिया के संबंधों में क्या नया हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है। इथियोपिया के लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इथियोपिया अफ्रीका में भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और विकास भागीदार है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण अफ्रीका के लिए एक प्रवेश द्वार है। इथियोपिया की सदस्यता ब्रिक्स में भारत के लिए क्या मायने रखती है? इथियोपिया की ब्रिक्स और अफ्रीकी संघ की सदस्यता वैश्विक दक्षिण में भारत की पहुंच को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं न? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशन ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। भारत इथियोपिया के बीच व्यापार और निवेश की क्या स्थिति है? वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 550.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने इथियोपिया में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इथियोपिया में भारतीय कंपनियों ने कितने रोजगार पैदा किए हैं? भारतीय कंपनियों ने इथियोपिया में 75,000 से अधिक स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया संसद को भी संबोधित किया। इसका क्या महत्व है? यह संसदीय जुड़ाव और जन जन के संबंधों को दर्शाता है। इससे लोकतांत्रिक सहभागिता और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल मिलता है। भारत किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के साथ सहयोग करता है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों पर सहयोग है। भारत इथियोपिया संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? संबंध पहली शताब्दी ईस्वी के एक्सुमाइट साम्राज्य से जुड़े हैं, जब भारतीय व्यापारियों ने व्यापार मार्ग स्थापित किए थे। इथियोपिया भारत का कितना बड़ा व्यापारिक भागीदार है? भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, हालांकि यह संबंध भारत के पक्ष में काफी हद तक निर्यात से चालित है। इथियोपिया को भारत की कौन सी व्यापारिक योजना का लाभ मिलता है? इथियोपिया को भारत की ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस योजना का लाभ मिलता है, जो अल्पविकसित देशों के लिए है। इथियोपिया में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा है? भारत ने ऐतिहासिक रूप से इथियोपिया की शिक्षा प्रणाली को आकार दिया है, जिसमें आयकर छात्रवृत्ति और इत्प कार्यक्रम शामिल हैं। इथियोपिया में भारतीय समुदाय की क्या भूमिका है? लगभग 2,500 लोगों का भारतीय समुदाय शिक्षा और उद्योग में योगदान दे रहा है, जिनकी जड़ें 19वीं सदी के अंत तक जाती हैं। इथियोपिया भारत के लिए अफ्रीका में रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है? इसकी केंद्रीय स्थिति, एयू और ब्रिक्स सदस्यता और बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत इथियोपिया संबंधों में क्या चुनौतियां हैं? भू-अबद्धता के कारण परिवहन लागत, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार में नाकारशाही बाधाएं प्रमुख चुनौतियां हैं। और क्या अवसर मौजूद हैं? रक्षा, डिजिटल शासन, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग और बहुपक्षीय समन्वय में सहयोग बढ़ाने के अवसर हैं। अब ब्रिक्स पर आते हैं। 2022 में कौन से नए देश जुड़े हैं? 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए क्या मायने रखता है? यह वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाता है और पश्चिमी केंद्रित बहुपक्षवाद के प्रति संतुलन प्रदान करता है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार करना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स के मुख्य वित्तीय संस्थान कौन से हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट IMF/ विश्व बैंक के विकल्प प्रदान करते हैं। एनडीबी का क्या कार्य है? एनडीबी का गठन 2015 में हुआ था। यह उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराता है। ब्रिक्स की प्रासंगिकता क्यों बढ़ी है? बहुपक्षवाद में बढ़ते अविश्वास के दौर में ब्रिक्स संवाद और पुल निर्माण के लिए एक मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? भू राजनीतिक मतभेद, सदस्य देशों के बीच हितों का टकराव और संस्थागत अविकसितता प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या ब्रिक्स देशों के बीच रणनीतिक मतभेद हैं? हाँ,
भारत चीन सीमा विवाद और भारत अमेरिका के संबंधों जैसे मुद्दे भूराजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों को दर्शाते हैं। ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं न? संस्थागत और वित्तीय गहराई बढ़ाना, व्यापार एकीकरण और समन्वित कूटनीति इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब संसदीय विशेषाधिकारण के बारे में बात करते हैं न? ये क्या होते हैं न? संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को विधायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार और छूट हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से छूट। संसदीय विशेषाधिकारण के स्रोत क्या हैं न? संविधान के अनुच्छेद 105, 122 और 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। किसी सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन कब माना जाता है? जब कोई व्यक्ति या संस्था संसद या उसके सदस्यों के कार्यों में बाधा डालती है या उनकी अवमानना करती है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना माना जाता है। सांसदों को कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त हैं न? पूर्ण भाषण की स्वतंत्रता, कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति और दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्रमुख व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। सामूहिक विशेषाधिकारण में क्या शामिल है? संसद को अपनी कार्यवाही को विनियमित करने, सदस्यों को दंडित करने और अपने सदस्यों के संबंध में कारावास या रिहाई का अधिकार शामिल है। विशेषाधिकारण की उल्लंघन की शिकायत को कैसे संभाला जाता है? अध्यक्ष/सभापति को नोटिस दिया जाता है। यदि वे अनुमति देते हैं तो इसे सदन में उठाया जा सकता है और समिति को भेजा जा सकता है। क्या न्यायिक फैसलों ने संसदीय विशेषाधिकारण को प्रभावित किया है? हाँ, सर्चलाइट केस और जेएमएम रिश्वत कांड जैसे मामलों ने विशेषाधिकारों की सीमा और दायरे को परिभाषित किया है। हाल के न्यायिक फैसलों में क्या बदलाव आया है? 2024 के सीता सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट आचरण को संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। संसदीय विशेषाधिकारण के साथ क्या मुद्दे जुड़े हैं? मौजूदा कानूनों के साथ तनाव, दुरुपयोग का जोखिम और पारदर्शिता की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। क्या इन विशेषाधिकारण का कोई वैधानिक ढांचा होना चाहिए? सुझावों में एक संतुलित वैधानिक ढांचा, पारदर्शी प्रक्रियाएं और नैतिकता समितियों को सशक्त बनाना शामिल है। अब वो ऑपरेशन हंटर स्ट्राइक के बारे में बताए ना। यह सीरिया में आईसिस के बुनियादी ढांचे और हथियारों के ठिकानों पर अमेरिका का एक सैन्य अभियान है, जो अमेरिकी बलों पर हमले की प्रतिक्रिया है। आईसिस अभी भी सक्रिय है? हाँ, 2019 में अपने क्षेत्रीय खलीफा की हार के बावजूद आईसिस सीरिया और इराक में एक विकेंद्रीकृत आतंकवादी नेटवर्क के रूप में सक्रिय है। भारत का आईसिस पर क्या रुख है? भारत ने यूएप 1967 के तहत आईसिस और उसके सभी सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दक्षिणी महासागर जलवायु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह मानव गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करता है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि धीमी होती है। दक्षिणी महासागर की क्या अनूठी विशेषताएं हैं न? इसकी अनूठी परिसंचरण पैटर्न, ठंडे पानी और वायुमंडल के साथ अंतःक्रिया इसे एक महत्वपूर्ण कार्बन और ऊष्मा सिंक बनाती है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट क्या है? यह पृथ्वी की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और गहरी महासागरीय धारा है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर अबाध रूप से बहती है। दक्षिणी महासागर में परिवर्तन से क्या खतरा है? समुद्र के अम्लीकरण, बर्फ के पिघलने और हवा के पैटर्न में बदलाव से इसके कार्बन अवशोषण की क्षमता कम हो सकती है। नीति आयोग की अंतर्राष्ट्रीयकरण रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और भारत को 2047 तक एक वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? लगभग 7.89 लाख से 11 लाख भारतीय छात्र हर साल विदेश जाते हैं, जो महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्वाह का संकेत है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं न? फिलहाल लगभग 47,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत में पढ़ते हैं, जो एक बड़ी असमानता को दर्शाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या सिफारिशें हैं? एक राष्ट्रीय अनुसंधान संप्रभु धन कोष की स्थापना और विश्व बंधु छात्रवृत्ति जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच पर क्या अपडेट है? दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है, जिसका लक्ष्य 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इससे भारत को क्या लाभ होगा? यह भारत के श्रमगहन क्षेत्रों जैसे कपड़ा, परिधान और फार्मास्यूटिकल्स के लिए निर्यात और रोजगार बढ़ाएगा। क्या भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है?
हाँ, भारत ने डेयरी, प्याज, चीनी, मसाले और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को एफटीए में संरक्षित रखा है। क्या स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार है? यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत न्यायिक व्याख्या द्वारा मान्यता प्राप्त है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? अनुच्छेद 21, 48 ए राज्य के नीति निदेशक तत्व और 51 ए नागरिकों का मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है? न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से पर्यावरण अधिकारों का विस्तार किया है। क्या सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत महत्वपूर्ण है? हाँ, यह सिद्धांत कहता है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जनता के हित में ट्रस्टी के रूप में करता है। वाद की सूची में भारत तीसरे वर्ष शीर्ष पर क्यों है? 2024 में 260 सकारात्मक मामलों के साथ भारत डोपिंग के मामले में शीर्ष पर है, जो चिंता का विषय है। वाद की स्थापना कब और क्यों हुई? वाद की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु की गई थी। IMF का रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह IMF की एक आपातकालीन ऋण सुविधा है जो सदस्य देशों को संकटों के दौरान त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। RSI का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह देशों को अचानक भुगतान संतुलन दबावों से निपटने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। कश्मीर में तिल्लैकुलान का क्या महत्व है? यह कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी का दौर है, जो 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक रहता है। ऑटोफेगी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? ऑटोफैगी शरीर की कोशिकीय पुनर्चक्रण प्रणाली है, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाकर अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के उपचार में मदद कर सकती है। क्या ऑटोफेगी कैंसर में भी भूमिका निभाती है? हाँ, यह शुरुआत में कैंसर को रोकती है, लेकिन बाद में ट्यूमर के विकास का समर्थन भी कर सकती है। भारत टैक्सी पहल क्या है? यह एक सहकारी आधारित राष्ट्रीय राइड-हेलिंग पहल है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को शेयरधारक बनाकर सवारी साझाकरण क्षेत्र में एक नया विकल्प देना है। क्या डिस्कनेक्ट होने का अधिकार भारत में लागू हो रहा है? एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है, जो कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद काम संबंधी संचार से बचने का अधिकार देता है। इस विधेयक की क्या सीमाएं हैं? यह कार्य की अवधारणा को स्पष्ट नहीं करता है और इसे श्रम कानूनों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत नहीं किया गया है। क्या CSR को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी दायित्व माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने CSR को एक प्रवर्तनीय दायित्व के रूप में व्याख्यायित किया है, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। CSR के माध्यम से किस प्रकार के पर्यावरणीय कार्य किए जा सकते हैं? वन्यजीव संरक्षण, आवास बहाली और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। CSR आधारित संरक्षण में क्या चुनौतियां हैं? स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी, निगरानी की चुनौतियां और कार्यान्वयन क्षमता की बाधाएं प्रमुख मुद्दे हैं। धन्यवाद सर, आज की चर्चा बहुत जानकारीपूर्ण रही। खुशी हुई। नियमित रूप से अध्ययन करते रहें।